अब एक MCQs देख लें। Which of the following is a free vector? Which of the following is a free vector? Option A, velocity. Option B, displacement. Option C, force. Option D, both A and B. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री वेक्टर। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो हैं ये दोनों फ्री वेक्टर की कैटेगरी में जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी होगा। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ r1 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, if r1 is 2i plus 3j plus 5k and r2 is 4i plus 5j plus 4k, are two position vectors showing the position of P and Q respectively, then find the magnitude of vector PQ। अब आप इस क्वेश्चन को देखें और इसके ऑप्शंस में लिख लेता हूं 3, 4, 5, 9। अब ये देखें सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन वाला हमें बता रहा है कि r1 और r2 पोजीशन वेक्टर हैं। r1 जो है वो पोजीशन वेक्टर p का है और r2 जो पोजीशन वेक्टर है वो q का है। हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड pq का, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये। तो जब मैं pq लिखूंगा इसका मतलब है ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, ये इसकी टर्मिनल पॉइंट है। तो टर्मिनल पॉइंट यानी जो कि r2 है, r2 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा r1। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा r2 यहाँ पे क्या है, तो r2 यहाँ पे है 4i प्लस 5j प्लस 4k। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो जब मैं 4 में से 2 माइनस करूंगा तो बाकी 2 बचेगा, 5 में से जब 3 माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, और इसी तरीके से जब मैं 4 में से 5 माइनस करूंगा तो माइनस का k बचेगा। ये हमसे वेक्टर नहीं पूछ रहा, ये हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 9 और 9 का रूट आएगा 3। इसी तरीके से ये इसका ऑप्शन होगा। इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते थे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू PQ। तो आपको पता है अगर आपको PQ का यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप इसको कैसे करेंगे, आप वेक्टर PQ को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है। तो ऊपर आप वेक्टर लिख के नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व होके मिलेगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट करें। तो एक MCQ और करते हैं। अच्छा, अब हम पोजीशन वेक्टर पे एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो टाइम डोमेन का होता है। बहुत मरतबा ये रिपीट भी हो चुका है, तो आप देख लें। The position of a particle is given by r of t is equal to 3t square I plus 4t square j plus 9k. Find the displacement covered by body after 1 second। अब देखें जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अच्छा पहले मैं इसके ऑप्शन लिख लेता हूँ, 25,
10 यूनिट, 25 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, और डी ऑप्शन है 5 यूनिट। अब देखें, जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको दो पोजीशन वेक्टर चाहिए। एक आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर चाहिए और एक आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर चाहिए। फिजिक्स में जब भी इनिशियल पोजीशन वेक्टर की बात होती है तो हम टाइम का वैल्यू 0 रखते हैं। जब हम टाइम का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर मिलेगा, यानी हमें r1 मिलेगा। तो r1, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे t का 0 है और यहाँ पे t का वैल्यू भी 0 है और यहाँ पे t है ही नहीं, तो इसका मतलब होगा हमें r1 मिलेगा 9k। अब हम लिखेंगे r2, r2 मीन्स फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन जो है उसके लिए हमें t का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 1 का स्क्वायर i, 4 1 का स्क्वायर j, और इसमें टाइम नहीं है। तो ये फाइनली हो जाएगा 3i 4j प्लस 9k। अब हमें ये कहलाएगा आपका r2। अब हमें r1 भी मिल चुका है, r2 भी मिल चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है r2 माइनस r1। तो r2 की जगह पे हम लिखेंगे 3i प्लस 4j प्लस 9k और माइनस करेंगे r1। r1 का वैल्यू जो है वो 9k है, इसका मतलब है 9k आपस में से कैंसिल, और हम करेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा 3i प्लस 4j, और अब हम इनको मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरीके से ये 25 होगा और इसका रूट जो है वो 5 होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा 5 यूनिट्स। तो इसी तरीके से भी पोजीशन वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन परपेंडिकुलर वेक्टर्स के करते हैं। अब देखें यहाँ पे, the resultant of two forces having magnitude 3 and 4, the resultant of two perpendicular, या इसको ऐसे लिखें, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, दोबारा हम क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन ये है, two perpendicular forces has a magnitude of 12 and 5 units respectively. The two perpendicular forces have the magnitude of 12 and 5 units respectively if find the magnitude of their resultant। तो ऑप्शन ए 17 यूनिट्स, ऑप्शन बी 13 यूनिट्स, ऑप्शन सी 9 यूनिट्स, ऑप्शन डी 12 यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो आपको क्लियर कट बताया जा रहा है कि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, और थोड़ी देर पहले पढ़ा था अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसको जब सम करेंगे 169 और इसका रूट जो होगा वो 13 होगा। इसी तरीके से ये ऑप्शन इसका होगा। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, देख लें, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 8 and 6 units respectively if magnitude of their resultant
if magnitude of their resultant is 10 units, find the angle between forces। अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा, सिंपल मैंने हिंट दी थी। देखें ये मैजिक नंबर्स हैं, अगर हम कुछ नंबर्स आप याद रख लें, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। इसी तरीके से एक 6 है, एक 8 है तो एक 10 है, एक 12 है, एक 5 है तो एक 13 है। इसी तरीके से ये मैजिक नंबर्स हैं। मैजिक नंबर्स मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करेंगे। यानी अगर इस फोर्स और इस फोर्स का हम रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, पहले मैं ऑप्शन बना लेता हूँ, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो अब ये बात नीचे क्लियर हो जाएगी। देखें अगर हम इनको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं, भाई 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 और 100 का रूट 10। इसका मतलब है इनका रिजल्टेंट जो है पाइथागोरस थ्योरम से मिला है। तो जब इनका रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा तो हम कहेंगे भाई इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन ये 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन लास्ट में कर लेते हैं। अब ये देखें, 2 vectors having magnitudes 12 and 5, then which of following is correct statement? Option number 1, their resultant will be 13 if these are normal to each other. Option number 2, their resultant will be 17 if these are parallel. Option number 3, their resultant cannot be greater than, their resultant cannot be greater than 17. Option number 4, their resultant, option number 4, their resultant will be 7 if these are anti-parallel. Option number A, 1 only. Option number B, 2 only. Option number C, 1 and 4. Option number D, 1, 2 and 3. Option number E, 1, 2, 3 and 4. इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 12 एंड 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है देयर रिजल्टेंट विल बी 13, इसका रिजल्टेंट 13 होगा इफ दीज आर नॉर्मल टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, अगर ये नॉर्मल होंगे तो इनका रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा 12 का स्क्वायर तो ये 169 होगा, इसका रूट 13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, देयर रिजल्टेंट विल बी 17 इफ पैरेलल, सही है ये भी। अगर पैरेलल होंगे तो हम सिंपल ऐड करेंगे, बिल्कुल सही है, 17 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, देयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 70, ये भी सही है। हमने मैक्सिमम की कंडीशन पढ़ी थी कि भाई मैक्सिमम कैसे होगा, मैक्सिमम a प्लस बी होता है और मिनिमम a माइनस बी होता है। तो मैक्सिमम ये 17 हो सकता है। देयर रिजल्टेंट विल बी 7, इनका रिजल्टेंट 7 हो सकता है अगर ये एंटी पैरेलल हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब एंटी पैरेलल होते हैं तो a माइनस बी होता है।
तो अगर हम 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिलेगा। इसका मतलब है इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, मिनिमम डैश नंबर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड vectors are required to get null vector. Option A 2, option B 3, option C 4, option D 5. Minimum dash numbers of unequal magnitude vectors are required to get null vector. null vector मतलब जीरो रिजल्टेंट। देखें, अगर आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए। यानी अगर एक का मैग्नीट्यूड भी 10 है, दूसरे का भी 10 है, तो ये 2 वेक्टर आपको जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। पर अगर एक का मैग्नीट्यूड 8 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। तो जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड होंगे तो 2 वेक्टर कभी भी आपको जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते। तो जब हम अनइक्वल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कम से कम हमारे पास 3 वेक्टर होने चाहिए। तो याद रखिएगा, जब आपके पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर होंगे तो रिजल्टेंट जीरो करने के लिए आपके पास 3 चाहिए, और अगर आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो कम से कम आपके पास 2 चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा 3। इसी तरीके से आज का जो लेक्चर था या जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने वेक्टर्स के टाइप्स डिस्कस किए हैं, वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।